नमस्कार मित्रों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। बच्चों, चैप्टर अपन क्लोज कर चुके हैं। उसमें मैंने डॉपलर प्रभाव भी पढ़ा दिया था। हालांकि फिलहाल मैं डॉपलर प्रभाव के न्यूमेरिकल पे फोकस तो नहीं होऊंगा। हाँ, ध्रुवण के छोटे बड़े थ्योरेटिकल वगैरह ऑब्जेक्टिव टाइप के न्यूमेरिकल पे फोकस होंगे। जिसको सॉल्व करना होगा करेंगे ही से अपन। लेकिन ये लेक्चर जो होगा ये टोटल ध्रुवण और उसके बाद डॉपलर प्रभाव पर ही कंसंट्रेट रहेगा। इसमें मैं नया चैप्टर चालू नहीं कर रहा। नया चैप्टर नेक्स्ट उससे कर देंगे, नेक्स्ट लेक्चर से। तो ध्रुवण में अपने को छोटे बड़े करके न्यूमेरिकल समझने, उसकी थ्योरी भी है ना, ठीक है ना। तो उसी क्रम में अपन न्यूमेरिकल चालू करते हैं। ये सब क्वेश्चन लिखता जाता हूं मैंने। अगर सोल्व करने का होगा तो सोल्व करूंगा इससे ही, और अगर मौखिक समझाने का होगा तो आपको समझाऊंगा, है ना। क्वेश्चन है, प्रकाश तरंगें ध्रुवित की जा सकती हैं, क्यों? ऑप्शन दे रखा है, अनुप्रस्थ हैं, अनुदैर्घ्य हैं, उच्च आवृत्ति वाली हैं, परावर्तित होती हैं। तो सब प्रकाश तरंगें ध्रुवित इसलिए की जा सकती हैं क्योंकि वो अनुप्रस्थ है ना सर। इस बात को मैं पहले भी आपको बड़ा तरीके से समझा चुका कि केवल ध्रुवण ऐसी घटना है जो अनुप्रस्थ तरंगों में घटित होती है ना। इसलिए आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, है ना सर। चलो सब नेक्स्ट है ना, अपन ये देखते जाने कितने क्वेश्चन होते हैं अपने ना। नेक्स्ट में है, चलो रहने दो, उसको भी लिखना बंद कर देंगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, किस गुण के आधार पर प्रकाश तरंग को ध्वनि तरंग से अलग किया जा सकता है? जैसे व्यतिकरण है, व्यतिकरण तरंगों का गुण है, ध्वनि में भी होता है और प्रकाश में भी होता है। विवर्तन है, विवर्तन भी तरंग का गुण है, ध्वनि में भी होता है, प्रकाश में भी होता है। डॉपलर प्रभाव है, तरंग का गुण है, ध्वनि में भी घटित होता है और प्रकाश में भी घटित होता है। ध्रुवण है, तरंग का गुण है, ध्वनि में घटित नहीं होता क्योंकि वह अनुदैर्घ्य तरंग है। प्रकाश में होता है क्योंकि ये अनुप्रस्थ है। तो स्वाभाविक है, इसका आंसर आप समझ गए होंगे। किस गुण के आधार पर प्रकाश तरंग को ध्वनि तरंग से अलग किया जा सकता है? तो ध्रुवण के गुण के आधार पर आप प्रकाश को ध्वनि से अलग कर सकते हैं, है ना। ये दो क्वेश्चन हो गए साहब, छोटे छोटे क्वेश्चन है, बस आप सुनते जाइए, एंजॉय कीजिए। नेक्स्ट ये करने वाला है थोड़ा बहुत। नेक्स्ट में है, किसी माध्यम के लिए ध्रुवण कोण 60 डिग्री है तो उसके लिए क्रांतिक कोण का मान बताइए। ये सब इसलिए अच्छा है कि इसने बहुत दूर की चीज को कनेक्ट कर दिया, किरण प्रकाशिकी को लिया है। तो सब 60 डिग्री क्या बताया इसने बताया, एक मिनट, इसने बताया किसी माध्यम के लिए ध्रुवण कोण 60 डिग्री, क्रांतिक कोण बताओ। तो ध्रुवण कोण आईपी ये है 60 डिग्री और पूछा इसने क्रांतिक कोण। वेरी गुड, है ना। तो सब क्योंकि ब्रूस्टर के नियम से एन लिख दो, अपवर्तनांक को है ना, अपवर्तनांक को एन लिख देता हूं ना, क्योंकि एन इज इक्वल टू 10 IP। ये है सब ब्रूस्टर का नियम। आईपी की वैल्यू रख दो एन 10 IP यानी 60 डिग्री, 1060 का मान √3। अब इसने पूछा क्रांतिक कोण, अब क्रांतिक कोण पे आ जाओ, क्योंकि साइन IC इज इक्वल टू 1/n, यानी साइन IC
1/n यानी, ठीक है सर। इसलिए IC इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√3। छोटा लेकिन अच्छा सवाल लगा है मुझे, है ना, क्योंकि ये एक प्रॉपर चीज तो पूछ रहा है ना, यानी एक चीज की तरफ तो इंगित कर रहा है। ठीक है, इसने ऑप्शन दिए थे, इसमें ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक, चलो सब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है वायु से कांच में जाते हुए, ठीक है सब, प्रकाश के परावर्तन में यदि परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित है या पूर्णतः ध्रुवित है तो आपतन कोण का मान कितना होगा? वेरी गुड। स्वाभाविक आपतन कोण ध्रुवण कोण के बराबर होना चाहिए, समझा। तो ये पूछ रहा है वायु से कांच में जाते हुए पारदर्शी माध्यम में प्रकाश के परावर्तन में परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित है तो आपतन कोण का मान, है ना। तो ब्रूस्टर के नियम पे आ जाओ सब। tan IP इज इक्वल टू n। ध्रुवण कोण वह कोण है जिस पर प्रकाश आपतित किया जाए तो परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित होगा, ठीक है साहब। तो इसने कहा आपतन कोण का मान बताओ, तो मतलब ध्रुवण कोण का मान पूछ रहा है, इसलिए IP इज इक्वल टू tan इनवर्स स्मॉल n, है ना। यानी ये आंसर इसका होना चाहिए, आपतन कोण ध्रुवण कोण के बराबर और आपतन कोण ध्रुवण कोण के बराबर, तो IP बराबर tan इनवर्स। नेक्स्ट आ जाओ साहब, क्वेश्चन नंबर कंटिन्यू अपन 6 पे आ रहे हैं ना। ये नंबर ही डाल देता हूं ना मैं ऐसे ना, ये 1, ये 2, ये 3 है और 3 और ये 4, है ना। चलो ये 5 हटाओ, ऐसे डाल देते हैं अपन, है ना। सुनाई तो रहा हूं मैं आपको क्वेश्चन जस्ट। चलो ये भी ठीक है। हाँ साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसका ध्रुवण नहीं हो सकता? रेडियो तरंग, पराबैंगनी, अवरक्त और पराश्रव्य। देखो साहब, इसमें से मैं आपको बता दूं, जैसे रेडियो तरंग है, ये आप क्या है बहुत अच्छी चीज पढ़ रहे हैं, क्योंकि क्या है अपन जब विद्युत चुंबकीय तरंग पढ़ेंगे ना तब तक आप बहुत कुछ पहले से ही जान चुके हैं। रेडियो तरंग, दूसरा पराबैंगनी है ना, अल्ट्रावायलेट है ना, किरण, और तीसरा इसने बोला अवरक्त। अवरक्त चौथा ऑप्शन मैं भी नहीं सुना रहा, पहले आप इनके बारे में जानो। ये तीनों ही जो आपको लिखी है मैंने, ये तीनों विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, है ना। तीनों की तीनों कौन सी तरंगे? विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। और विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ और ध्रुवण अनुप्रस्थ में होता है, तो इन तीनों में तो ध्रुवण होगा, ठीक है ना। निम्न में से किसका ध्रुवण नहीं हो सकता? तो सब इन तीनों में तो होगा। चौथा पराश्रव्य। पराश्रव्य साउंड वेव है ना, अल्ट्रासोनिक जिसे कहते हैं अपन। तो पराश्रव्य में जो अनुदैर्घ्य तरंगे, इसमें ध्रुवण नहीं होगा, अनुप्रस्थ में तो होगा। तो ये तीनों तो अनुप्रस्थ हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आज क्वेश्चन करेंगे, छोटे बड़े सब है ना। I0 तीव्रता के प्रकाश की दिशा से 45 डिग्री कोण पर एक ध्रुवक स्थित है। I0
तीव्रता के प्रकाश की दिशा से 45 डिग्री कोण पर एक ध्रुवक स्थित है। मतलब ध्रुवक की और आपतित प्रकाश के बीच में कोण 45 डिग्री है, यानी विद्युत क्षेत्र सदिश का कंपन और प्रकाशीय कक्ष 45 डिग्री कोण पर है ना। ध्रुवक से गुजरने के पश्चात प्रकाश की तीव्रता कितनी होगी? मेलस का नियम लगेगा सब, है ना। I इज इक्वल टू I0 cos स्क्वायर थीटा। अब क्योंकि थीटा इज इक्वल टू कितना बोला? थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो ये लिख दें साहब 45 डिग्री, है ना। इसलिए I बराबर I0 cos 45 का होल स्क्वायर, I0 cos 45 1/√2 का स्क्वायर 1/2, यानी आंसर आप समझ गए होंगे I0/2 होना चाहिए। आंसर I0/2 है ना, I0/2। चलो सब कंटिन्यू चलते जाए अपन आगे। क्वेश्चन नंबर 7 है ना। एवरी पॉसिबल अपन कोशिश करेंगे हर क्वेश्चन को कलेक्ट करने की। कांच की एक प्लेट पर प्रकाश की एक किरण ध्रुवण कोण के बराबर आपतन कोण पर आपतित की गई है। कांच की प्लेट है, ये कांच की प्लेट, इस पर ध्रुवण कोण पे बराबर कोण पर कोई किरण को आपतित किया गया है। छोटा सा चित्र बनाऊंगा सब, है ना। ये सब ध्रुवण कोण के बराबर कोण पर आपतित किया गया, ठीक है। क्लियर? किससे आपतित किया गया ये भी देख लेते हैं। चलो बस किरण ही कहा है इसने ना। यदि कांच का हवा के सापेक्ष अपवर्तनांक म्यू है, ठीक है, तो परावर्तित और अपवर्तित किरणों के बीच कोण कितना होगा? तो ये तो सब अपन ने एक थ्योरम पढ़ ली थी, है ना। ये तो R और ये IP है ना। तो ये तो मैंने प्रूव कर दिया था कि जब आपतन कोण ध्रुवण कोण के बराबर हो तो परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण सदैव लंबवत होंगी, यानी 90 डिग्री पर होंगी। तो ये तो थ्योरम है, इसका आंसर तो 90 डिग्री आएगा, है ना। इसका आंसर 90 डिग्री है ना, ठीक है। वो अपन ने एक्सपेक्ट यही कर रखा था कि इसका आंसर 90 डिग्री होना चाहिए, 10 का C, है ना, C आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन ये काम का क्वेश्चन है आपके लिए, क्योंकि इसके बारे में अपने पढ़ते समय डिस्कस नहीं हो सका। अपन ने पढ़ते समय इसके संदर्भ में डिस्कस नहीं किया, है ना। जो अपन अभी बताऊंगा मैं आपको, ये अपन ने पढ़ते समय डिस्कस नहीं किया था, लेकिन अब ये क्वेश्चन के जरिए आपको बता रहा हूं, तो ये एक अच्छा सीन होगा, है ना। क्या है साहब ये क्वेश्चन? ये कहता है पोलराइड कांच का उपयोग धूप के चश्मों के लिए किया जाता है, ठीक है। पोलराइड का इस्तेमाल अपन यूज में लिखा भी अपन ने, कैसा पोलराइड का उपयोग धूप के चश्मों में करते हैं, है ना। अब ये कह रहा है क्यों? क्योंकि ऑप्शन में दे रखा है इसने, ये ध्रुवण के कारण तीव्रता को आधा कर देता है, फैशन के कारण रंगीन होता है, सस्ता है। अब यहां दो प्रायोरिटी आ गई। देखो ये मैंने आपको बताया कि पोलराइड
समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की एक सस्ती व्यापारिक विधि है, ऐसा मैंने आपको पढ़ाया, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इसमें ऑप्शन उससे भी बेटर है। ये तो ठीक है, मैं इसको मानता हूं कि ये सस्ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये आ रहा है, यह ध्रुवण के कारण तीव्रता को आधा कर देता है। ये ध्यान रखना, जब लाइट पोलराइज हो चुकी होती है तो उसकी इंटेंसिटी में कमी आ जाती है, चुभता नहीं है फिर वो प्रकाश, है ना, इंटेंसिटी कम होने के कारण कूल हो जाता है। तो इसका ऑप्शन ये सही माना जाएगा कि जब पोलराइड कांच का उपयोग धूप के चश्मों में किया जाता है, क्योंकि यह ध्रुवण के कारण तीव्रता को आधा कर देता है ना। ये बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है कि ध्रुवण होगा तो कई सारे विद्युत क्षेत्र सदिश के कंपन एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे, अवशोषित हो जाएंगे। जब कई सारे विद्युत क्षेत्र सदिश के कंपन एब्जॉर्ब हो जाएंगे तो स्वाभाविक इंटेंसिटी में कमी होगी, है ना। अब आ जाइए सब नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9, है ना। छोटे छोटे क्वेश्चन कर रहे हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन लिखते जा रहे हैं ताकि अपने भी नोटिस में क्या हमने सफिशिएंट क्वेश्चन किए। एक कैल्साइट क्रिस्टल को एक कागज पर बने एक चिन्ह पर रखकर क्रिस्टल को घुमाया जाता है। कैल्साइट से देखने पर यह दिखाई देगा। ये सब बहुत शानदार चीज है। मैंने आप जैसे आपने समझो, जैसे एक आपने सफेद सादे कागज पर शाई से एक बिंदु बना दिया, है ना। अब शाई से बनाए गए बिंदु पर आप कैल्साइट रख दोगे। कैल्साइट द्विअपवर्तक है, यानी द्विअपवर्तन की घटना कैल्साइट में घटित होती है। तो शाही के एक बिंदु पर आपने कैल्साइट क्रिस्टल रखा। कैल्साइट क्रिस्टल में आपको शाही के दो बिंदु दिखेंगे, शाही के दो बिंदु दिखेंगे। दोनों समतल ध्रुवित प्रकाश हैं। इनमें से एक बिंदु अपवर्तन के नियम का पालन करता है। उस बिंदु वाली किरण को हम कहते हैं साधारण किरण, यानी ओ किरण। और एक बिंदु अपवर्तन के नियम का पालन नहीं करता, उससे हम कहते हैं, या उससे आने वाली किरण को कहते हैं असाधारण किरण, यानी ई किरण। अब क्या होता है कि जब आप क्रिस्टल को घुमाओगे तो एक बिंदु तो स्थिर रहेगा, है ना, साधारण किरण है, लेकिन दूसरा बिंदु उसके चारों तरफ घूमेगा, वो असाधारण किरण है ना। तो सब इसमें कहता है कि एक कैल्साइट क्रिस्टल को एक कागज पर बने एक चिन्ह पर रखकर क्रिस्टल को घुमाया जाता है। ठीक है, ये भी सही है। कैल्साइट से देखने पर क्या दिखाई देगा? एक डॉट तो दिखाई दे नहीं सकता, द्विअपवर्तन में दो तो दिखाई देंगे ही देंगे। दो स्थिर डॉट, दो डॉट है पर स्थिर नहीं होंगे, है ना। दो घूमते हुए डॉट दोनों नहीं घूमेंगे, एक घूमता है। एक डॉट दूसरे के चारों ओर घूमता हुआ दिखाई देगा। यस, यही सही ऑप्शन है कि एक डॉट तो स्थिर रहेगा, दूसरा उसके चारों तरफ घूमता हुआ दिखे। जैसे जैसे क्रिस्टल घूमो, ऐसे नहीं स्वतः नहीं घूमेगा, आप क्रिस्टल घुमाओगे वैसे वैसे घूमेगा, है ना। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा है क्योंकि ये थ्योरी में अपन ने डिस्कस हुआ ही नहीं था, है ना, थ्योरी में इसकी बात आई नहीं थी। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 9, है ना, क्वेश्चन नंबर 10। देखो छोटे छोटे क्वेश्चन अपन ने कर लिए, है ना, और करते जा रहे हैं अपन। एक प्रकाश का आयाम ए है, कैपिटल ए से आयाम बता रखा। ध्रुवक व विश्लेषक के मध्य कोण 60 डिग्री है। ध्रुवक तथा विश्लेषक के बीच कोण 60 डिग्री है। तो विश्लेषक द्वारा परावर्तित प्रकाश का आयाम बताओ। है तो मेलस सी, देखो I = I0 cos स्क्वायर थीटा। अब क्योंकि आयाम इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ तीव्रता,
भाई तीव्रता आयाम के वर्ग के समानुपाती, तो आयाम तीव्रता के वर्गमूल के समानुपाती होता है। तो समीकरण का वर्गमूल कर दो, I0 और ये कोस थीटा स्क्वायर की जगह, यानी ये A बराबर A0 कोस थीटा है ना। अब सब इसने आपतित का आयाम कितना बताया है ना, प्रकाश का आयाम A बताया। आप तो डायरेक्ट इससे निकाल लो, A बराबर A0 कोस ये 60 कोस 60 1/2, तो आंसर आएगा A0/2 है ना। ये इस क्वेश्चन का आंसर है कि सब परावर्तित विश्लेषक द्वारा प्राप्त, परावर्तित को छोड़ के विश्लेषक द्वारा प्राप्त प्रकाश का आयाम कितना होगा, तो A/2 होगा है ना। और जब सब क्वेश्चन इसी क्रम में चलते रहे, ध्रुवण के चल रहे हैं ना। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं अपन। छोटे और अच्छे क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन कर चुके अपन, अराउंड 10 क्वेश्चन कर चुके। अब अपन करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 है ना। क्वेश्चन 11 ठीक है, ध्रुवण की कर रहे हैं अभी अपन। ये कह रहा है सब I0 तीव्रता का अध्रुवित प्रकाश किसी ध्रुवक शीट पर आपतित होता है। I0 तीव्रता का है ना, प्रकाश की तीव्रता का कौन सा भाग पारगमित नहीं होगा। अब मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ध्रुवक का इस्तेमाल करने पर तीव्रता आधी रह जाती है ना। तो फिर आधी कहाँ चली जाती है, आधी वो होती जो पारगमित नहीं होती। अभी अपन ने देखो एक क्वेश्चन पढ़ा था, मैं आपको बता दूं उस क्वेश्चन को, वो इसीलिए हाँ ये पढ़ा था, पोलराइड कांच का उपयोग धूप के चश्मों में किया जाता है क्योंकि ये ध्रुवण के कारण तीव्रता को आधा कर देता है। तो ध्रुवक पूरी एनर्जी को पास थ्रू नहीं होने देता, ध्रुवक आधी एनर्जी को खुद ही कंज्यूम कर लेता है। तो अपन जस्ट यही पढ़ के निपटे हैं कि सब ध्रुवक है। अगर आप ध्रुवक का यूज कर रहे हो तो इंटेंसिटी आधी रह जाएगी। तो आधी इंटेंसिटी कहाँ गई, तो आधी इंटेंसिटी एब्जॉर्ब होगी, यानी क्रिस्टल स्वतः उसको अवशोषित कर लेता है। एग्जैक्टली अपन ने जो अभी क्वेश्चन बोला, इस क्वेश्चन में इसने ये पूछा कि जब I0 तीव्रता का अध्रुवित प्रकाश किसी ध्रुवक शीट पर आपतित होता है तो प्रकाश की तीव्रता का कौन सा भाग पारगमित नहीं होता। तो आधा भाग पारगमित नहीं होता, यानी आधा तो मिल जाता है आपको, लेकिन जो रिमेनिंग हाफ पार्ट है वो पारगमित नहीं होता, हाफ तो मिल ही जाता है ना। नेक्स्ट लेंगे सब क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब अध्रुवित प्रकाश वायु कांच, अपवर्तनांक दे दिया इसने 1.5 की सतह पर ध्रुवण कोण पर आपतित होता है। अब ये साफ पूछ रहा है ध्रुवण कोण पर आपतित होता है। ऑप्शन दिए इसने, परावर्तित प्रकाश 100% ध्रुवित होगा अगर आपतन कोण ध्रुवण कोण के बराबर है, तो परावर्तित प्रकाश वास्तव में 100% ध्रुवित होगा, है ना। फिर आगे के ऑप्शन पढ़ने की तो अपने को आवश्यकता रही नहीं, क्योंकि बात सत्य है कि अगर आपतन कोण ध्रुवण कोण पे बराबर है तो परावर्तित प्रकाश समतल ध्रुवित होगा या 100% ध्रुवित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो सब लास्ट में चल रहे हैं, फिर डॉपलर के उठा लेंगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहता है, जब किसी प्रकाश का जब किसी पदार्थ पर आपतन कोण 60 डिग्री है,
आपतन कोण 60 डिग्री है तो परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित हो जाता है। तो आपतन कोण फिर इसका मतलब ध्रुवण कोण के बराबर हुआ, IP इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब देखो साहब, इसने साहब कहा है कि सब जब किसी पदार्थ पर आपतन कोण 60 डिग्री हो, बात को ध्यान से सुनना, आपतन कोण 60 डिग्री हो तो परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित हो जाता है। इसका मतलब आपतन कोण ध्रुवण कोण के बराबर है। माध्यम में अपवर्तित प्रकाश का वेग क्या होगा यह अपने को बताना है। माध्यम में अपवर्तित प्रकाश का वेग, तो सब ऐसे करें, पहले ब्रूस्टर का नियम लगाते हैं फिर देखेंगे आगे। एन का मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल, इज इक्वल टू 10 IP है ना। एन का मतलब बता दिया मैंने। अब क्या कह रहा है ये, आपतन कोण इसके बराबर किसकी चाल पूछा है, ये पूछ रहा है माध्यम में अपवर्तित प्रकाश का वेग, यानी V बराबर C अपॉन 10 IP, यही हुआ। C की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8, 10 IP यानी 60 डिग्री, ये √3, तो V बराबर 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन √3, तो आंसर होना चाहिए √3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। एक बार मैं क्वेश्चन को और पढ़ लेता हूं। आंसर तो मुझे यही लग रहा है, कोई इसमें ये कह रहा है जब किसी पदार्थ पर आपतन कोण 60 डिग्री है, ठीक है, आपतन कोण 60 डिग्री है तो परावर्तित प्रकाश पूर्णतः, आप क्वेश्चन भी देख लो ना, परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित है, ऐसा बोल रहा है ये। माध्यम में अपवर्तित प्रकाश का वेग, तो मैंने अपवर्तनांक n बराबर लिख दिया निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल, और ये ब्रूस्टर का नियम है, इससे अपन ने निकाल दिया। राइट आंसर है सर। ये तो बच्चों ध्रुवण का मिला मेरे को मटेरियल, जो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। अब मैं डॉपलर प्रभाव का भी ले लेता हूँ थोड़ा बहुत मटेरियल, फिर अपन अब देख लेंगे, फिर जैसे जैसे टाइम मिलेगा अदर करें। तो ये तो मैंने ध्रुवण के करा दिए, अब ले लें अपन डॉपलर इफेक्ट, है ना, डॉपलर इफेक्ट के अब ले लेते हैं, ठीक है ना। जैसे जैसे अपने को ये पूरा एपिसोड न्यूमेरिकल को ही देना है। क्वेश्चन नंबर 1, अब डॉपलर पे बेच दें, है ना। 1 में क्या है सब, ये कह रहा है एक सुदूर मतलब दूर गैलेक्सी से आने वाली तरंग दैर्घ्य पृथ्वी पर स्थित स्रोत से आने वाली तरंग दैर्घ्य की तुलना में 0.5% बड़ी हुई है। तरंग दैर्घ्य बड़ी, इसका मतलब आवृत्ति घटी, है ना, आवृत्ति घटी, इसका मतलब प्रेक्षक और स्रोत के बीच की दूरी बढ़ रही है, मतलब दोनों दूर जा रहे हैं। दोबारा सुन लें, गैलेक्सी से आने वाली तरंग दैर्घ्य पृथ्वी पर स्थित स्रोत से आने वाली तरंग दैर्घ्य की तुलना में 0.5% बड़ी हुई है। तरंग दैर्घ्य बढ़ी, आवृत्ति घटी, आवृत्ति घटी तो मतलब दोनों दूर जा रहे हैं। तो अब ये पूछ रहा है प्रेक्षित की गई गैलेक्सी पृथ्वी की तुलना में स्थिर है, स्थित होने का सवाल नहीं उठता। प्रकाश वेग से पृथ्वी की ओर उपगमन कर रही है। अभी अगला देख लें बात, क्योंकि अभी ये उपगमन का अर्थ समझें। प्रकाश वेग से पृथ्वी से दूर जा रही है तो तरंग दैर्घ्य बड़ी, आवृत्ति घटी, दूर जा रही है। सी ऑप्शन सही हो सकता है पर डी पढ़े।
पृथ्वी से 1.5 इंटू 10 की पावर 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से दूर जा रही है। अब चक्कर पड़ गया भाई, अगर ऑप्शन में एक ही होता दूर जा रही है तब तो मेरे को कोई एतराज था ही नहीं, लेकिन अब इसने कह दिया कि 1.5 मीटर प्रति सेकंड 1.5 इंटू 10 की पावर 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से दूर जा रही है। तो देखो दूर तो जा रही है, ये तो कन्फर्म है क्योंकि तरंग दैर्घ्य बढ़ी हुई है। अब कितने परसेंट बता रहा है ये? 0.5% बढ़ी हुई प्रेक्षित होती है, ठीक है। तो तरंग दैर्घ्य बढ़ रही है, क्लियर। अब तरंग दैर्घ्य बढ़ी हुई है तो आवृत्ति घटी हुई, आवृत्ति घटी हुई तो दूर जा रहा है। वेग का चेक कर लें एक बार। तो सब क्योंकि डेल्टा लैम्डा v अपॉन सी इंटू लैम्डा, यानी डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू v अपॉन सी। अब क्योंकि डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा कितना बोल रहा है ये? 0.5% इज इक्वल टू 0.5%, मतलब 0.5 अपॉन 100, ठीक है। इसलिए v अपॉन सी इज इक्वल टू 5/1000, ऐसा कर लें, यानी v इज इक्वल टू सी उधर मल्टीप्लाई कर दे, सी का मतलब 3 इंटू 10 की पावर 8 और 5 की जगह 5 और 1000 की जगह 1000, यानी ये हो गया 5 या 15, पावर में होगी 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड, यानी v बराबर 1.5 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। तो साहब दूर जा रही है, कन्फर्म है, और 1.5 इंटू 10 की पावर 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से दूर जा रही है। तो साहब इसका ऑप्शन डी मोर बेटर देन सी। सी में कह रहा था ये कि प्रकाश के वेग से दूर जा रही है, और डी में कहा 1.5 इंटू 10 की पावर 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से दूर जा रही है। तो साहब डी सही है, वेग इतना है दूर जाते समय। बहुत अच्छा क्वेश्चन, अच्छा लगा मुझे ना। क्वेश्चन 2, ठीक है। क्वेश्चन 2 में कह रहा है 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य उत्पन्न करने वाला तारा, तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ लिख दे अपन 6000 एंगस्ट्रॉम, है ना। 6000 एंगस्ट्रॉम का मतलब आप समझ ही जाते हो, आप मीटर में करें क्योंकि एंगस्ट्रॉम का मतलब 10 की पावर -10, है ना। करने वाला तारा 5 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से 5 किलोमीटर पर सेकंड, तो किलोमीटर का मतलब 10 की पावर 3, है ना। अब ये कन्वर्ट हो गया मीटर पर सेकंड से दूर जा रहा है। पूरा सवाल पढ़ देता हूं। यदि 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य उत्पन्न करने वाला तारा 5 किलोमीटर प्रति सेकंड, उसको मैंने मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, की चाल से पृथ्वी से दूर जा रहा है, तो डॉपलर प्रभाव के कारण तरंग दैर्घ्य का विस्थापन बताओ। डेल्टा लैम्डा बताना है। तो सब क्योंकि डेल्टा लैम्डा पूछा है ना, तरंग दैर्घ्य का विस्थापन का मतलब डेल्टा लैम्डा। फॉर्मूला v अपॉन सी, मेरा ख्याल है फॉर्मूला तो इसमें यही रहेगा, लेकिन वेरिएशन मिल जाएंगे आपने को। v कितना सब 5 इंटू 10 की पावर 3, लैम्डा 6 इंटू 10 की पावर -7 अपॉन सी आपका हो गया 3 इंटू 10 की पावर 8। तो डेल्टा लैम्डा अपने को बताना है। देखो सब, ये आपका 2 बार कट गया, 5 दूनी 10, पावर में डाल दो 4 पावर होगी, 4 पावर प्लस की
7 पावर माइनस की, तो माइनस की 3 पावर, और ये 8 और गई तो माइनस की 11 पावर, यानी 10 की पावर माइनस 11 मीटर। इसको चाहे अपन तो 0.1 एंगस्ट्रॉम भी लिख सकते हैं, क्योंकि 0.1 एंगस्ट्रॉम का मतलब भी 10 की पावर माइनस 11 ही हुआ। इसके ऑप्शन में है साहब, ये इसके ऑप्शन में दे रखा है इसने 0.1 एंगस्ट्रॉम, 0.05 एंगस्ट्रॉम, 0.2 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम। तो अपना सब बिल्कुल सही चल रहा है आंसर। अपना आंसर है 0.1 एंगस्ट्रॉम, बिल्कुल सही आंसर है ना। क्वेश्चन नंबर 3 चेंज कर लेते, अब कंटिन्यू करते जाएंगे अपन जब तक ना टाइम क्लोज नहीं हो जाएगा। इधर कितने क्वेश्चन हो गए अपने पास? 2 है ना। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 3 है ना। क्वेश्चन भी अच्छे मिल रहे हैं अपने को, इजी भी मिल रहे हैं, कठिन भी मिल रहे हैं। यदि तारे से प्राप्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का विस्थापन स्पेक्ट्रम में बैंगनी सिरे की ओर विस्थापित होता है, तो इससे क्या ज्ञात होगा? बैंगनी सिरा कम तरंगदैर्घ्य है, तो तरंगदैर्घ्य घट रही है, मतलब आवृत्ति बढ़ रही है, और आवृत्ति बढ़ रही है तो प्रेक्षक और स्रोत एक दूसरे के समीप आ रहे हैं। तो अपन समझ गए समीप आ रहे हैं। अब ये कहता है यदि तारे से प्राप्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का विस्थापन स्पेक्ट्रम में बैंगनी सिरे की ओर होता है, तो इससे ज्ञात होता है कि तारा अचल है, नहीं पृथ्वी की ओर आ रहा है। बिल्कुल सही, दूर नहीं जा रहा, पृथ्वी की ओर आ रहा है। इसका मतलब आंसर बिल्कुल सही है ना। तरंगदैर्घ्य घट रही है, बैंगनी तरफ जाना, और आवृत्ति बढ़ रही है, आवृत्ति का बढ़ने का मतलब पास आना है ना। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन में एक रॉकेट पृथ्वी से दूर, चाल बता रखी है इसने, v इज इक्वल टू 6 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड के वेग से जा रहा है, दूर जा रहा है। अब देखो उसका महत्व होगा तो अपन पकड़ लेंगे। रॉकेट में नीला प्रकाश है, चलो ठीक है, नीले प्रकाश की तरंगदैर्घ्य दे रखी है इसने लैम्डा 4600 एंगस्ट्रॉम। ये नीले प्रकाश की वास्तव में तरंगदैर्घ्य यही होती है ना, यानी इसको लिख लो मैं 4.6 × 10⁻⁻7 मीटर है ना। एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करते थे। पृथ्वी पर प्रेक्षक द्वारा नापा गया तरंगदैर्घ्य क्या होगा? आभासी तरंगदैर्घ्य पूछ रहा है। सवाल में तो दम है सब। देखो लैम्डा माइनस लैम्डा डैश v/c × लैम्डा है ना। दोबारा सवाल को समझ लो। रॉकेट का वेग ये रहा है ना, नीला तरंगदैर्घ्य आ रहा है, तो तरंगदैर्घ्य तो नीला है। अब पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षक को क्या दिख रहा है? तो गतिमान स्थिति है ना, तो पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षक को तो आभासी दिखाई देगा। वो आभासी तरंगदैर्घ्य अपन निकालने जा रहे हैं है ना, यानी लैम्डा डैश डालते हैं अपन। लैम्डा उधर ले जाऊं तो ये हो गया 1 + v/c × लैम्डा, उधर शिफ्ट कर दिया मैंने है ना, यानी लैम्डा डैश इज इक्वल टू 1 + v कितना 6 × 10⁻7 अपॉन c अपन जानते 3 × 10⁸। इसको अभी लैम्डा ही लिखे रहे हैं, लैम्डा का मान रख देंगे अपन है ना। 1 प्लस इसको देख लें 2.2 रहा, ये 0.2 ही रहेगा, 2/10 है ना, इंटू लैम्डा, यानी 1 मिनट, यानी 1.2 इंटू लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू रख दें 4.6,
ये 4600 रख दें, एंगस्ट्रॉम में आंसर दे देंगे अपन। चलो 4600 ही रख देते हैं ताकि आंसर अपना डायरेक्ट एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। ये 4600 रख दिया और आंसर डायरेक्ट एंगस्ट्रॉम में दे दूँ, ये रख दिया मैंने, चेंज करने की जरूरत नहीं लगती मेरे को, है ना। तो 460 इंटू 12 हो गया ये, 460 इंटू 12 यही दिखता है ना। तो 0 8 छंग 72, 7 8 चौक 48 और 7 55, यानी प्रेक्षक को जो दिखाई देगा वो बड़ी हुई आवृत्ति दिखाई, बड़ी हुई तरंग दैर्घ्य दिखाई देगी। तरंग दैर्घ्य ज्यादा दिखी यानी आवृत्ति कम, और आवृत्ति कम है तो रॉकेट दूर जा रहा है। ये भी यही कह रहा है, रॉकेट दूर जा रहा है। तो जब रॉकेट दूर जाएगा तो आवृत्ति घटेगी, तरंग दैर्घ्य बढ़ेगी। तो 4600 से कितनी दिखी, 5520, है ना। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। कैलकुलेटिव पार्ट को हटा दो यहां से, साइड में से ये कैलकुलेशन को हटा देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा जल्दी जल्दी कर ले, ज्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे अपने को। 5000 एंगस्ट्रॉम, लैम्डा इज इक्वल टू 5000। अब मैं 5 × 10 की पावर -7 मीटर लिख देता हूँ, है ना, पर दोनों लिखने चाहिए वैसे। तरंग दैर्घ्य के एक प्रकाश किरण दूर स्थित तारे से आ रही है, ये तो आने वाली तरंग दैर्घ्य। यदि नापी गई तरंग दैर्घ्य आभासी, नापी गई तरंग दैर्घ्य 5200 एंगस्ट्रॉम है। चलो उसको भी मैं 5000 लिख देता हूं ना, 5000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अभी कह रहा है 5000 एंगस्ट्रॉम के तरंग दैर्घ्य की एक प्रकाश किरण दूर स्थित तारे से आ रही है। यदि मापी गई तरंग दैर्घ्य 5200 एंगस्ट्रॉम है तो तारे का वेग बताओ। चलो 5 दूर की तो बात है ही नहीं, है ना, तो 5 दूर की बात नहीं है। अब तारे का वेग बताना है अपने को, तो सब डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू V/C इंटू लैम्डा। डेल्टा लैम्डा तो इन दोनों का अंतर, तो 5200 और 5000 का डिफरेंस, ये तो हो गया 200 एंगस्ट्रॉम। 200 एंगस्ट्रॉम का मतलब ये लिख दिया मैंने। V पूछ रहा है ये, C यानी 3 × 10 की पावर 8 और लैम्डा ये 5 × 10 की पावर -7, ये आ रही है। तो ओरिजिनल तो वही है ना, यानी V बराबर, अब सब शिफ्ट कर दें फिर एकदम कैलकुलेशन कर देंगे। ये 10 की पावर -10, 3 × 10 की पावर 8 अपॉन 5 × 10 की पावर -7, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा जल्दबाजी में बोल गया मैं। ये तरंग दैर्घ्य आ रही है और जो मापी है आभासी जो है वो 5200 है। अभी पूछ रहा है कि किस वेग से या उसका वेग क्या है, ये नहीं पूछा पास आ रही है दूर जा रही है। हालांकि अपन बता सकते हैं तरंग दैर्घ्य बढ़ी तो आवृत्ति घटी, आवृत्ति घटी तो दूर जा रहे हैं, है ना, अपन जान गए दूर जाना है। V इज इक्वल टू, कैलकुलेशन कर लें सब, तो ये 40 हो गया, ठीक है। 40 बार कट गया, अब पावर 40 और 4 × 12, 12 में से भी मैं ये 1.2 कर देता हूं। अब देखो साहब, मैंने 2 जीरो दिए, 1 जीरो तो ये दे ही दी, 4 × 12, 12 में से एक और दे दी तो ये 10 होगी। 10 से 10 खत्म, तो ये 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड, है ना। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन में ये भी है या नहीं है ना साहब। ये इसमें साहब 1.2 × 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड है साहब। ये क्वेश्चन अपन ने ले भी लिया, है ना। चलते जाओ खटाखट, है ना, टाइम अपने को रोकना ही नहीं, अपन वहीं रोकेंगे टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है पृथ्वी से दूर जा रहे तारे
से प्राप्त प्रकाश की आभासी तरंग दैर्घ्य 0.01% है। वास्तविक 0.01% वास्तविक तरंग दैर्घ्य से अधिक है तो तारे का वेग होना चाहिए। क्वेश्चन अच्छा है साहब, इसको पहले एक बार पढ़ूं मैं और फिर मैं आगे बात करूं, है ना। ये भी कर चुके इस टाइप का क्वेश्चन अपन, फिर भी एक बार और पढ़ लेता हूं। ये कह रहा है पृथ्वी से दूर जा रहे, दूर पास से अपने को मतलब नहीं, वेग में पूछता है ना से, दूर जाए तारे से प्राप्त प्रकाश की आभासी तरंग दैर्घ्य 0.01% बढ़ी हुई, तरंग दैर्घ्य बढ़ेगी आवृत्ति घटेगी, तो दूर जा रहे हैं, ठीक है। 0.01% वास्तविक तरंग दैर्घ्य से अधिक है तो तारे का वेग बताओ, है ना। अब देखो यहां ध्यान रखना फॉर्मूला डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू वी अपॉन सी इंटू लैम्डा, यानी डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू वी अपॉन सी। अब क्योंकि आपको ये जो इसने दे रखा है वो दे रखा है वास्तविक से कंपैरिजन करके कितना 0.01%, एक मिनट, यस 0.01%, यानी 0.01 अपॉन 100, तो ये दे रहा है डेल्टा लैम्डा अपॉन, क्योंकि ये कह रहा है वास्तविक से बड़ी हुई, परसेंटेज में दे दिया तो फिर इसका मतलब ये दिया है ना। इसलिए v अपॉन सी का मान तो अपन जानते ही हैं, ये इसको कर दें अपन 1/10⁴ कर दें, है ना। अब c से गुणा कर दो, यानी v बराबर c उधर ले जाओ, c का मतलब 3 × 10⁸ अपॉन 10⁴, तो v कितना हुआ 3 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड। इस वेग से सब अपने हिसाब से तो आंसर ही आना चाहिए, है ना। तो एक मिनट देख लेते हैं आंसर इसका बोल रहा है ये 30 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसने अब मैंने मीटर पर सेकंड में लिखा है, 1 0 दे तो किलोमीटर पर सेकंड में 30 आएगा, ठीक है ना। अपने भी यही आ रहा है, दोबारा देख लो, इसने आंसर में बोला 30 किलोमीटर पर सेकंड, हम मीटर पर सेकंड में दे रहे हैं, 1 0 इधर ले लेंगे तो अपना भी किलोमीटर पर सेकंड में वही आंसर आ जाएगा। कितने क्वेश्चन कर चुके अपन 8, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, है ना, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को लेना है, एक तारे से 5500 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश उत्सर्जित होता है। पृथ्वी के प्रेक्षक को यह नीला प्रतीत होता है ना। अब देखो वास्तविक तो कितना 5500 एंगस्ट्रॉम, और आभासी में कैसा कह रहा है, नीला दिखाई देता है। नीले का भी अपन ने पढ़ा था, कितना होता है नीले का तरंग दैर्घ्य 4600 एंगस्ट्रॉम। तो तरंग दैर्घ्य घटी, है ना भाई, तरंग दैर्घ्य घट गई ना, 5500 की जगह आपको 4600 तरंग दैर्घ्य घटी, आवृत्ति बढ़ी, तो इसका मतलब प्रेक्षक और स्रोत दोनों पास आ रहे हैं, है ना। तो कह रहा है तारा पृथ्वी से दूर जा रहा है, नहीं। तारा स्थिर है, नहीं। तारा पृथ्वी की ओर आ रहा है, तो मेरा आंसर तो ये तारा पृथ्वी की ओर आ रहा है, पास आ रहा है ना, क्योंकि ये तो ओरिजिनल है, लैम्डा का मतलब ओरिजिनल, ये आभासी है और आभासी तरंग दैर्घ्य घटी, है ना। तो क्योंकि लैम्डा डैश लेस देन लैम्डा, इसलिए न्यू डैश ग्रेटर देन न्यू, तरंग दैर्घ्य घटी आवृत्ति बढ़ी, तो पास आना हो गया, ठीक है, पास आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते जाओ सब, तुरंत करते जाएं, जो भी अपने पास टाइम बचा उसमें ना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लेने की कोशिश कर रहे हैं। एक तारा 100 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से दूर जा रहा है, तुरंत लिखता जाता हूं, कर लिया होगा तो अपन छोड़ दें। किलोमीटर का मतलब मीटर प्रति सेकंड, तो 100 किलोमीटर प्रति सेकंड था, मैंने उसको किलोमीटर को मीटर में लिख दिया, ठीक है ना। तो एक तारा 100 किलोमीटर प्रति सेकंड, 100 किलोमीटर को मैंने लिख दिया मीटर से दूर जा रहा है,
यदि प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, डॉपलर प्रभाव के कारण उसके स्पेक्ट्रम की 5700 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य की रेखा का विस्थापन होगा। कितनी विस्थापित होगी? तरंगदैर्घ्य इसने दे दी 5700 एंगस्ट्रॉम, यानी 5.7 × 10⁻⁻7 मीटर। अब ये कह रहा है ये तो वेग है ना। अब देखो आइडिया तो लग जाएगा आपको। ये कह रहा है पृथ्वी से दूर जा रहा है, आवृत्ति घटेगी, तरंगदैर्घ्य बढ़ेगी, तो आंसर जैसे इसमें बड़ा वाला आएगा, है ना। आंसर जो भी देखोगे आप, तरंगदैर्घ्य का विस्थापन बताना है, तो विस्थापन में तरंगदैर्घ्य बढ़ेगी। अब कितनी बढ़ेगी वो बतानी। चलो सब खटाखट निकाल लेते हैं। तो लैम्डा डैश इज इक्वल टू 1 + v/c। एक मिनट, तरंगदैर्घ्य बढ़ेगी तो प्लस ले लिया मैंने, है ना। लैम्डा उधर चला गया, ठीक है। और इधर लैम्डा, वही समझ गए होंगे आप, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा। देखो बढ़ेगी कहा ना इसने, तो बढ़ने का मतलब सॉरी एक मिनट में गलत हो गया, तो न्यू कहीं क्या कह रहा है, दूर जा रहा है, तो दूर जा रहा है तो आवृत्ति घटी, तरंगदैर्घ्य बढ़ी, ठीक है। तो आंसर अपना तो लैम्डा माइनस लैम्डा डैश ही मांगा है, पर अंतर मांग रहा है साहब। ये कितना अंतर आएगा? एक मिनट, क्या चक्कर तो नहीं पड़ रहा कहीं? एक मिनट, चलो एक बार ये देखें कितनी बढ़ेगी। तो मैं जो सोच रहा हूं अंतर ही मांग रहा है ये। चलो देखो, v/c × लैम्डा। v कितना? 10⁵, c 3 × 10⁸, है ना, इंटू लैम्डा। इसको 5700 एंगस्ट्रॉम में लिख देता हूँ। आंसर एंगस्ट्रॉम में लिख दूंगा ना, ठीक है। उसको एंगस्ट्रॉम में लिख दिया, यानी 3 तो बटे में रह गया। अब देखो 5 और 2 7, 8 पावर चाहिए अपने को। ये 8 पावर दे दी मैंने, /3। आंसर एंगस्ट्रॉम में रह गया, है ना। देखो 5 और 2 7 तो ये होगी, 5.7 लिख के 8 से 8 काट दी। अब देखो आंसर आना चाहिए 1, 2 बचा 1.9 एंगस्ट्रॉम, इतना आएगा सब चेंज। तो इसका आंसर 1.9 ही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही आंसर है ना, 1.9, ठीक है, 1.9। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चलो सब, क्वेश्चन नंबर 11, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 में 1500 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का विकिरण उत्सर्जित करने वाला है ना, मैं 5000 सॉरी, तो मैं लिख तो देता हूं ना, फिर अपन ने करा हुआ होगा तो अपन काट मतलब नहीं करेंगे। 5 × 10⁻⁻7 मीटर। तो ये कह रहा है 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का विकिरण उत्सर्जित करने वाला एक तारा, ठीक है, 1.5 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकेंड, 1.5 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से पृथ्वी की ओर आ रहा है। पृथ्वी पर प्राप्त विकिरण की तरंगदैर्घ्य बताओ। लैम्डा डैश बतानी है, तो ये तो आप कर लोगे ना, क्योंकि वही सब चीजें आएगी अपन ने जैसे निकाला था, तो इसमें कुछ नया कुछ लगानी है ना, वो आप कर लोगे आराम से, कोई ऐसी बात नई इसमें दिखती नहीं है मुझे, ठीक है, इसलिए मैं इसको नहीं कर रहा भाई। इसमें कह रहा है, दोबारा आपके सामने पढ़ दूं, 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का विकिरण उत्सर्जित करने वाला एक तारा, तो ओरिजिनल तो बता ही दी। एक तारा 1.5 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से पृथ्वी की ओर आ रहा है, वेग भी बता दिया। पृथ्वी पर प्राप्त विकिरण की तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन होगा, तो परिवर्तन बताना, वो आप बता दोगे ना, ठीक है। इसका ये जरूर है कि मैं आंसर आपको बताता हूँ। इसका आंसर आना चाहिए आपको 25 एंगस्ट्रॉम आना चाहिए, है ना, कि 25
इतना परिवर्तन होगा। अब देखो परिवर्तन पृथ्वी की ओर आ रहा है ना, पास में आ रहा है, तो तरंग दैर्घ्य आवृत्ति घटेगी, आवृत्ति बढ़ेगी, तरंग दैर्घ्य घटेगी, इतने का परिवर्तन आएगा। चलो सब, अब कुछ सेलेक्टिव लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है ना, बस सेलेक्टिव लास्ट में ही चल रहे हैं बिल्कुल अपन। एक प्रकाश स्रोत किसी प्रेक्षक की ओर 0.8 c वेग से आ रहा है। प्रकाश स्रोत का वेग 0.8 इंटू c, ये c लिखने की वजह से थोड़ा नया हो गया, बाकी पुराना ही है। आ रहा है 5500 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य, लैम्डा बराबर 5500 एंगस्ट्रॉम है ना, वो फिर अपन 5.5 भी लिख सकते हैं, की किरणों का डॉपलर विस्थापन है। डॉपलर विस्थापन है तो आप डॉपलर विस्थापन डेल्टा लैम्डा से भी निकाल सकते हो है ना, और ऐसे भी निकाल सकते हो। ये देखो लैम्डा डैश इज इक्वल टू, ये भी तरीका देखो है ना, देखो पास आ रहा है, क्या कह रहा है, किसी एक प्रकाश स्रोत की ओर वेग से आ रहा है। अब आ रहा है तो आवृत्ति बढ़ेगी, तरंग दैर्घ्य घटेगी, तरंग दैर्घ्य घटेगी तो ऊपर लिख देना कम और नीचे लिख देना ज्यादा, आपेक्षिकता के सिद्धांत से इनटू लैम्डा। अब लैम्डा डैश है ना, देखो 1 माइनस वी कितना 0.8 c अपॉन c, 1 प्लस 0.8 c अपॉन c, लैम्डा भी लिख ही दूंगा एंड एंड में। तो ऊपर तो कितना हो गया सब, c से c कट गया, 1 माइनस 0.2 यानी 1 माइनस 0.8 तो 0.2, और नीचे प्लस हो गया तो नीचे हो गया 1.8, ठीक है, इंटू लैम्डा, ठीक। यानी अगर देखें तो 1/9 रह गया, 2/18, 2/18 का मतलब 1/9, 1/9 का मतलब 1/3, और लैम्डा कितना बोला इसने 5500 एंगस्ट्रॉम। एक मिनट, कभी बार क्या होता अंत आता है ना, तो जल्दी जल्दबाजी करने से चक्कर पड़ जाता है। यानी अब आंसर क्या क्या पूछ रहा है ये है ना, इसका आंसर, चलो सब अब इसको निकालो, देखो अभी पता पड़ जाएगा। ये तो बता रहा है आंसर 3167 एंगस्ट्रॉम, देखा यही आता है क्या। चलो कैलकुलेटर से कर लेता हूँ जल्दी से है ना, ये क्या है 5500 है ना, एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा आंसर, डिवाइडेड बाई 3, डिवाइडेड बाई 3 में ये चेंज बता रहा है, ठीक है। ये लैम्डा डैश बता रहा है, देखो सही है 1833 एंगस्ट्रॉम है ना, ये आ गया लैम्डा डैश है ना। अब अपन से पूछ रहा है तरंग दैर्घ्य का विस्थापन पूछ रहा है, तो अभी तो अपन ने आभासी तरंग दैर्घ्य निकाली है ना, तो यहीं पे कर देता हूं, इसलिए विस्थापन, विस्थापन का मतलब लैम्डा डैश माइनस लैम्डा। अब लैम्डा डैश अपने पास कितना आया 1833 एंगस्ट्रॉम, और लैम्डा कितना है 5500 एंगस्ट्रॉम है ना, तो सब ये अंतर अपना बैठता है 3667 एंगस्ट्रॉम है ना सर। तो कहने का मतलब ये है कि तरंग दैर्घ्य का विस्थापन इतना है। दोबारा एक बार समझ लें, ये वेग वगैरह इसने बता ही दिया, तरंग दैर्घ्य दे ही दी। अब इसने पूछा है डॉपलर विस्थापन बताओ। डॉपलर विस्थापन का मतलब डेल्टा लैम्डा। अपन ने लैम्डा डैश निकाल लिया, लैम्डा डैश निकला अपना 1833 एंगस्ट्रॉम, ठीक है 1833 एंगस्ट्रॉम निकला। तो अपन ने, ये तो आभासी तरंग दैर्घ्य है, इसने डॉपलर विस्थापन पूछा, इसने डेल्टा लैम्डा बराबर ये कर दिया, ये 3667 आया। अब आपके अंदर एक क्वेश्चन जरूर होगा कि साहब आपने इसको उसी फॉर्मूले से क्यों नहीं किया,
जैसे अपन ने मान लो ये फॉर्मूला थे अपने पास, इससे क्यों नहीं किया? इससे सब इससे नहीं किया कि इसमें बाइनोमियल थ्योरम लगी हुई है। यहाँ पर वेग प्रकाश की वेग की तुलना में नगण्य नहीं है, बल्कि बहुत अधिक, इससे इसको इस मेथड से करना जरूरी था, है ना। तो कहने का मतलब ये जो चीज है वो आपके सामने है, इसका मेथड यही होगा, मेथड का विशेष ध्यान रखें आप। बाकी आंसर आपके सामने है ही सही, और इसको आप इस मेथड से नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ v मच लेस देन c है, वहाँ पर वेग प्रकाश के वेग के लगभग बराबर वेग है, इससे वहाँ पर आप इसका यूज नहीं कर सकते। क्लियर साहब? अब ये अपन ने न्यूमेरिकल क्लोज कर दी। आंसर दिख रहा है आपको साफ नीचे ना? ये अपन ने न्यूमेरिकल क्लोज कर दिए, ये चैप्टर क्लोज है। अब नेक्स्ट लेक्चर से अपन नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।